हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं प्रशांत कुमार, आपका होस्ट, फिर से आपका स्वागत करता हूं इस आई ड्रीम करियर के यूट्यूब सेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर सैटरडे कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं आपके लिए, जो इम्पैक्टफुल होता है आपके करियर के लिए, आपके जॉब्स के लिए, आपके सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए। तो आज फिर से आई ड्रीम करियर आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पे रेहान सर को लेके आया है, जो एक इंजीनियर है लार्सन टर्बो में। जो आपको आज बताएंगे कि साइंस में कितने क्षेत्र में, साइंस के फील्ड में कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, साइंस के फील्ड में कितने कैरियर हैं और कितने ग्रोथ है आने वाले टाइम में। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग हर एक सैटरडे को कुछ नया लेके आते हैं। पिछले सैटरडे हमने बात किया था स्कॉलरशिप पे, उससे पहले हम लोग बात किया था कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लें। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग साइंस के क्षेत्र में कैसे अपने करियर को आगे बढ़ाएं, कौन सा कोर्स लें जो आने वाले टाइम में हमें एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी ला के दे। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी कोर्स ले ले, जैसे हम लोग आपने पहले बताया है कि कोई भी कोर्स हमारे पोटेंशियल के हिसाब से है या नहीं, हमारा इंटरेस्ट उस पर है या नहीं। सो आज फिर से आई ड्रीम करियर आपके लिए इस चैनल के माध्यम से रिहान सर को लाया है, जो आपसे कनेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने कैरियर को साइंस के क्षेत्र में जोड़ें और आने वाले टाइम में कौन कौन सा जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है, कौन कौन सा कोर्स करें। तो सारी बातों पे आज चर्चा की जाएगी। तो मैं स्वागत करता हूं रिहान सर का आई ड्रीम करियर के इस यूट्यूब सेशन में ज्वाइन करने के लिए। रिहान सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने टाइम निकाला हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और बच्चों, आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि रिहान सर एक सीनियर इंजीनियर है रॉयसन टार्बो में, जो एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है। और आज वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, साथ के साथ आपको बताएंगे कि कौन सा कोर्स आप करें आफ्टर द 12th, जो आपको ग्रेजुएशन तक जाते जाते एक अच्छी सी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको दे। तो रिहान सर, आपका स्वागत करते हैं एंड चाहेंगे कि आप स्टार्ट करें अपने सेशन को। ओके, हाय एवरीवन। मेरा नाम रेहान इबाद है। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बता देता हूँ। तो मैं भदोही से बिलोंग करता हूँ, जो कि बनारस के करीब एक शहर है। और मैंने अपना प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन भदोही से ही किया है। और आफ्टरवर्ड्स मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चला गया, जहाँ से मैंने अपनी बीटेक करी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद मैंने लार्सन एंड टूब्रो ज्वाइन कर लिया एज अ इंजीनियर। करंटली मैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज अ पाइपिंग स्ट्रेस इंजीनियर। तो जैसा कि सर ने बताया कि आज हम देखेंगे कि किस तरीके से कैसे साइंस स्ट्रीम हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन है आज की डेट में, और किस तरीके से ये हमारे फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो मैं ये सेशन विद प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। जी। ओके। ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल? यस यस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाइट डिफिकल्ट होता है कि हर हर बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट है सोचना कि मैं लाइफ में क्या करूं। लाइक मैं जब छोटा था तो मुझसे पूछा जाता था क्या करोगे, तो मैं कुछ भी बोल देता था कि क्रिकेटर बनूंगा, पायलट बनूंगा, कुछ भी। बट प्रॉब्लम ये है कि लाइफ इतनी सिंपल है नहीं, और अपॉर्चुनिटीज भी इतनी ज्यादा नहीं है। सिंस हमारा इंडिया क्या है कि इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, तो बेसिकली सबसे आसान तरीका क्या है करियर ऑप्शन डिसाइड करने का, कि आप देखिए कि सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है बाहर। मतलब रियल लाइफ सिचुएशन जो है, उसमें सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है। एक्चुअली में जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो एम्प्लॉय कर रहे हैं लोगों को, उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। और फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में अगर आप देखो ना, आप दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों को देख लो, तो अगर उनका जो मेन बिजनेस होगा ना, वो 101% टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। आप एलॉन मस्क को देख लो, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वो टेक्नोलॉजी में है। उसकी कंपनी का नाम टेस्ला है, वो कार्स बनाती है। स्पेस एक्स है, वो रॉकेट्स बनाती है। ये सब टेक्नोलॉजी है। मतलब इस वक्त आप देखोगे टॉप 10 टॉप 20 जितने भी अमीर लोग हैं दुनिया के सबसे, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और वो टेक्नोलॉजी का जो बेसिक है वो साइंस है। मतलब उन्होंने ध्यान दिया कि साइंस के थ्रू, मुझे एक इंटरव्यू याद आता है, मैंने देखा था बिल गेट्स का। बिल गेट्स एक टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, अभी तीसरे चौथे नंबर पे होंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पापा मुझे लॉयर बनाना चाहते थे। तो क्या हुआ कि कुछ समय बाद कंप्यूटर दुनिया में नया नया आया, 20 ईयर्स बैक। तो कंप्यूटर दुनिया में नया नया आया, तो वो कंप्यूटर से डिस्ट्रैक्ट हो गया, और उन्होंने कंप्यूटर की, मतलब माइक्रोसॉफ्ट उनकी कंपनी का नाम है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। और उनका कहना है कि अब हजारों लॉयर मेरे अंडर में काम करते हैं, जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन साइंस, राइट। कंप्यूटर इज बेस्ड, कंप्लीटली बेस्ड ऑन साइंस।
तो देखते हैं। तो जैसा कि जानते हैं, अभी हमें क्या लगता है कि ना साइंस स्ट्रीम में केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल्स होते हैं, बट ऐसा नहीं है। साइंस काफी डाइवर्स स्ट्रीम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप आर्ट्स करोगे या कॉमर्स करोगे तो उतनी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने नहीं है जितनी साइंस स्ट्रीम करते वक्त जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती है। उसके अलावा दुनिया में जितनी ज्यादा जॉब्स डिमांड में है वो एक्चुअली रिलेटेड टू साइंस है। सो बेसिकली यू कैन बी अ डॉक्टर, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप जनरल साइंसेज भी पढ़ सकते हो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द नोबल लिटरेट्स, जितने भी नोबेल प्राइज विनर्स हैं, वो जनरल साइंस पढ़कर ही हैं। जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो जनरल साइंस पढ़कर हैं, जो अंडररेटेड चीज है आज हमारी सोसाइटी में। बिकॉज लॉन्ग टर्म उसमें स्टडिंग है, लाइक यू हैव टू गो फॉर पीएचडी एंड ऑल, बट ऑब्वियसली रिवॉर्ड भी बहुत हाई है। सो ओके, द क्वेश्चन है कि हम साइंस क्यों चूज करें। सबसे पहली बात तो इसमें करियर ऑप्शंस आपके पास बहुत ज्यादा है, अनलाइक की अदर ब्रांचेस। और मैं तो ऐसा फील करता हूँ कि अगर आपने अदर आप एक पीरियड ऑफ टाइम तक आपने साइंस की पढ़ाई करी, फिर आपको लगा नहीं नहीं मुझे तो जो आर्ट से रिलेटेड चीजें हैं ना मुझे वो करनी है, तो साइंस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर आपने साइंस से पढ़ाई करी है ना, तो इवन देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट। बट अगर आप आर्ट से आपने पढ़ाई करी, आप एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप सोचते हो कि नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट साइंस में इट इज हमेशा पॉसिबल है कि आप आर्ट्स के साइड शिफ्ट हो सको। फॉर एग्जाम्पल अभी भी आप देखोगे ना, लाइक ऐसा तो है नहीं बट जनरली कहा जाता है कि एमबीए क्या है, वो बीबीए की बात की डिग्री है। बट और वो आर्ट्स की डिग्री है एक्चुअली, मैनेजमेंट में है। बट होता क्या है, आर्ट्स और कॉमर्स की डिग्री है, बट होता क्या है कि अगर आप एमबीए के लिए कैट का एग्जाम होता है इंडिया में, अगर उसके आप टॉप 10 लिस्ट देखोगे ना तो 10 के 10 इंजीनियर मिलेंगे। तो अभी के टाइम पर अगर आपने साइंस का पाथ लिया और उसके बाद आपको डाइवर्स भी होना है तो इट इज वेरी इजी, क्योंकि आप सबसे चैलेंजिंग चीजों को करते हुए जा रहे हो तो बाकी चीजें आपके लिए बहुत आसान है। इवन वो भी नहीं, अगर आप आज की डेट में कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस जो हैं उनमें 101% क्वांट्स होता ही है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आनी ही है। तो अगर आपका मैथ मजबूत है ना, तो ऑटोमेटिकली क्वांट्स आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्स भी आपके लिए बहुत ईजी होने वाले हैं अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया हुआ है। तो ऑब्वियसली तो स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइवर्स करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, आप रिसर्च में जा सकते हो, इन्वायरमेंटल साइंसेज में जा सकते हो। डेटा साइंस आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, क्योंकि जो इस वक्त दुनिया अमाउंट ऑफ डेटा जो स्टोर हो रहा है और उसको जो मैनेज करना है वो एक डिफिकल्ट काम है। तो उसके लिए भी हमारे पास नए नए रोल अभी जनरेट हो चुके हैं मार्केट में, लाइक डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स, इस तरीके के बहुत सारे रोल नए नए आ रहे हैं। और जिसके लिए ऑब्वियसली ओनली साइंस स्टूडेंट आर एलिजिबल, राइट। तो और साइंस में क्या है कि अगर आपने इंजीनियरिंग करी ना, या फिर आप मेडिकल में गए, तो आपके पास सबसे अच्छा एक ऑप्शन होता है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे होते हैं। लाइक हम इंडियंस जनरली जुगाड़ लगाने में बहुत अच्छे होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हर जगह कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है, उसके लिए इंजीनियर्स बहुत अच्छा दिमाग लगा सकते हैं और इंडियंस उसमें काफी माहिर है। इसलिए इंडिया मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स प्रोड्यूस भी कर रहा है। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एज ए इंडियन जब आप उनके यहाँ एज ए इंजीनियर बन के जाते हो, क्योंकि आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। और उसके अलावा हमारी जो जॉब्स हैं वो काफी स्टेबल होती हैं, क्योंकि डिमांड इतनी हाई है इंजीनियर। और सबसे बड़ी बात है ना, स्किल्ड इंजीनियर्स की बहुत कमी है। इवन इन इंडिया विद दिस अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, हमारे पास स्किल्ड इंजीनियर्स की काफी कमी है। तो अगर आप एक स्किल्ड इंजीनियर होना या स्किल्ड मेडिकल में भी कुछ हो, तो इवन दैट आपकी डिमांड इतनी हाई है कि जॉब जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है। एंड फर्दर आप सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्योंकि देखो आप अगर एक डॉक्टर हो तो आप कितने लोगों की जान बचा रहे हो। कितनी क्लियर चीज है कि आपने अगर एक दिन में एक आदमी की जान बचा ली तो कितनी खुशी की बात है, राइट। और आप एक अगर इंजीनियर हो तो आप ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हो जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो रही है। सही है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते हो, तो आप कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हो तो ढेर सारी कारें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, तो कितने लोगों की जिंदगियां आसान हो रही हैं। आप एज ए इंजीनियर कोशिश कर रहे हो कि किस तरीके से इस कार का हम इसमें चेंजेस लाएं कि इसकी कॉस्ट कटिंग कर सकें तो लोगों को ये चीजें सस्ती पड़े। तो इस तरीके से एज ए इंजीनियर भी आप बहुत सारी मदद कर रहे हो। उसके अलावा आप एज ए इंजीनियर इन्वॉल्व, अभी अभी रिसेंटली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग काफी ट्रेंड में चल रही है। उसमें क्या है कि आप क्या है ना, हम जब डेवलप कर रहे हैं, एज कंट्री डेवलप कर रहे हैं, तो हम अपने देश में पेड़ काट रहे हैं, पॉल्यूशन फैल रहा है। तो उसके लिए हमारे देश में इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स की भी जरूरत है।
अब वो इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़ के आते हैं और वो बताते हैं कि क्या तरीका यूज कर सकते हैं कि जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी साफ रहे और हम डेवलपमेंट भी कर सकें, और इस तरीके के डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो बेसिकली मैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो जब हम मैं तो एज अ इंजीनियर काम करता हूँ कि हम पाइप स्ट्रेस इंजीनियर हूँ मैं। तो उसमें हमारे पास एक क्लॉज होता है ऊपर से इन्वायरमेंटल साइंसेस का, कि आप ये नहीं कर सकते, आप डेवलपमेंट करना है बट कंसिडरिंग द इन्वायरमेंट। तो आप जैसे सुनते होंगे कि हवा इतनी गंदी हो रही है, AQI लेवल इतना हाई हो गया है जिससे लोगों की जान जा रही है। बट एज अ इंजीनियर आप उन चीजों को कम कर सकते हो, अपने देश को और बेहतर बना सकते हो, समझ रहे हो। और ओके, अभी हम जैसा कि बात किया हमने साइंस स्ट्रीम क्यों चूज करना चाहिए, कितनी सारी वजह हैं कि डाइवर्स ऑप्शन है, स्टेबिलिटी है, और ऑब्वियसली सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट है, और आप देश के लिए भी एक बड़ा काम कर रहे हो, एक योगदान कर रहे हो। उसके अलावा अभी आपने सोचा कि मैं साइंस स्ट्रीम लूंगा, सही है। बट अभी आप कंफ्यूज हो कि अब मैं साइंस स्ट्रीम तो ले लूं, आपने क्लास 10th किया उसके बाद आपने कहा कि मैं साइंस लूंगा। बट अभी साइंस में जैसे कि मैंने बताया डाइवर्स ऑप्शंस हैं, तो अब कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि मुझे अब क्या करना क्या है। कि अभी मैं मेडिकल में भी जा सकता हूँ क्योंकि डाइवर्स ऑप्शंस हैं, मैं इंजीनियरिंग भी कर सकता हूँ, और मैं प्योर साइंसेज में भी जा सकता हूँ, और अभी बहुत सारे नए फील्ड्स जो साइंस में आने, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर इस वक्त ग्रोथ कर रहा है, और अलग अलग नई नई तरीके की चीजें दुनिया में आ रही हैं। तो बहुत ही मुश्किल होता है ये समझना कि मेरे लिए क्या बेस्ट होगा। और मैं अभी 25-26 ईयर्स ओल्ड हूँ, और मुझे लगता है कि अभी तक लाइफ में मैंने जितना कुछ किया है और जितनी कुछ चीजें खोई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरी लाइफ में मुझे लगता है जो इम्पैक्ट करती है अभी तक, वो है डिसीजन मेकिंग। अगर आपने डिसीजन मेकिंग सही करी ना, तो अगर आप खराब परफॉर्म भी कर रहे हो ना, क्योंकि आप राइट डायरेक्शन में हो तो आप अच्छा ही करोगे। बट अगर डिसीजन गलत हो गया, आप परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो अभी आपके पास चार, बेसिकली हमने डिवाइड किया है उसे चार भाग में, असल में तो ये बहुत डाइवर्स हो जाएंगे अगर आप पर्टिकुलर पार्ट में जाओ, जैसे मेडिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग, प्योर साइंसेज और इमर्जिंग फील्ड्स। तो अभी हम अगर मेडिकल साइंसेज में जाएं तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, राइट। तो बेसिकली पहले तो आप देखो कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। आपको फील होता है कि यार मैं मैथ में बहुत अच्छा हूँ, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं मैथ में बहुत अच्छा हूँ, और मुझे क्रिएटिव चीज करने में बहुत मजा आता है, कि मुझे नई नई इनोवेशंस करनी है, मुझे नई नई चीजें खोलनी है। मुझे मुझे चीजों के अंदर क्यूरियोसिटी है, कि मैं चाहता हूँ कि मैं समझूं कि इसके अंदर क्या, अरे ये वर्क कैसे कर, जैसे मैंने मान लो बहुत सिंपल चीज लेते हैं, हैंड पंप होता है जिससे पानी निकलता है। अब आपके दिमाग में आप उसको देखते हो, आप सोचते हो कि यार ये वर्क कैसे करता है, दिमाग में आता है यार, मतलब मैं इसको ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ, पानी आ जा रहा है, कैसे हो रहा है। तो अगर इस तरीके का आपका माइंडसेट है, तो मैं कहूंगा कि आप इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ जाओ, क्योंकि उधर इनोवेशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रियोसिटी और क्रिएटिविटी जैसी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं तो आप सिंपली इन चीजों की तरफ जा सकते हो, और बहुत ज्यादा स्कोप है, और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। आप, ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग में जाने के बाद भी आपके पास ऐसा डाइवर्स ऑप्शंस खुलते हैं। कोर ब्रांचेस होती हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैंने मैकेनिकल से किया हुआ है। एंड फर्दर अभी अभी दुनिया में क्या है ना, एक तरीके से कह सकते हो आईटी रेवोल्यूशन हो रखा है। तो आईटी रेवोल्यूशन की वजह से कंप्यूटर इंजीनियरिंग हाईएस्ट है इस वक्त डिमांड में एज ए इंजीनियर। तो अगर आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हो तो आप लिटरली अपसाइड डाउन कर सकते हो अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को राइट नाउ। तो इस लेवल की डिमांड है उन इंजीनियर्स की, इस लेवल की उनका पे स्केल है, कि आप इन चीजों में घुस सकते हो। डिसाइड आप केमिकल इंजीनियरिंग में घुस सकते हो। पेट्रोल डीजल की इंडस्ट्रीज बूम कर रही हैं इस वक्त। मे बी नेक्स्ट 50 ईयर्स डाउन द लाइन वो शायद खत्म हो जाए, बट अभी इस वक्त उनका बूम है। अदर देन दैट आप मेडिकल साइंसेज में एमबीबीएस कर सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है हमारी सोसाइटी के अंदर, और आप लोगों की मदद कर रहे हो, लोगों की जान बचा रहे हो। अदर देन दैट अभी आप, अब मेडिकल्स में केवल डॉक्टर्स नहीं होते, उसमें फार्मेसी का एक डिपार्टमेंट होता है, जो उसमें फार्मेसी के अंदर क्या होता है कि आप दवा बनाते हो, दवा सेल करते हो, और दवा लोगों तक पहुंचाते हो। ऐसे बहुत सारी उसमें भी आपको डाइवर्स करियर ऑप्शंस मिलेंगे। उसके अलावा नर्सिंग, पैरामेडिक्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप साइंस ब्रांच लेते हो, उसके बाद आपको लगता है कि यार मुझे ना क्या है कि ह्यूमन बॉडी में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे फील होता है कि यार ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क कर रही है, इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, उसके अंदर इतने अलग अलग पार्ट्स हैं, हार्ट है, ब्रेन है,
इस तरीके के ऑर्गन हैं, लंग्स हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और इस तरीके का इंटरेस्ट है तो आप मेडिकल साइंसेज में बिल्कुल जा सकते हो। बहुत ही अच्छा फील्ड है, बहुत ही रेप्यूटेड प्रोफेशन है हमारी सोसाइटी में, और बहुत अच्छा काम भी करते हैं वो लोग। उसके अलावा अगर आपको फ़ील होता है कि नहीं यार, मुझे क्या है ना, मुझे नेचर में बहुत इंटरेस्ट है। मुझे समझ में आता है कि मैं समझूँ कि ये नेचर कैसा वर्क कर रहा है। लाइक आपको फ़ील आता है कि यार मुझे समझना है कि अगर मैं किसी चीज़ को धक्का देता हूँ, तो फिर वो थोड़ी देर बाद आगे जाके रुक कैसे जाता है? और क्या ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये मैं स्पेस में करता और उसे धक्का देता तो क्या होता? क्या वो कभी रुकता या कभी नहीं रुकता? तो ऑब्वियसली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने की हैं हमारी। और मैं आपको बताऊँ, ये जो इंजीनियरिंग फ़ील्ड है, ये कंप्लीटली बेस्ड है इस प्योर साइंसेज़ पर। ऑब्वियसली हम उसे रियल लाइफ वर्ल्ड के कुछ चीज़ें होती हैं जिनको इन्वॉल्व करते हैं, तो वो इंजीनियरिंग में चली जाती हैं। बट अगर आपको फ़ील होता है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो जिसमें आप चीज़ें डिस्कवर कर सको और चीज़ें एनालाइज़ कर सको बेहतर तरीके से, आपका ऑब्ज़र्वेशन बहुत अच्छा है चीज़ों को समझने का, एंड ऑब्वियसली आप स्टडीज़ में बहुत अच्छे हो, तो उस केस में आप प्योर साइंसेज़ को ले सकते हो, और आपके पास एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है कि आपने आपने बीएससी किया, फिर एमएससी किया, फिर पीएचडी किया, फिर आपके पेपर पब्लिश होने चालू हो गए। और आपके ऑब्वियस मैं बता दूँ आपको कि अगर आपने पीएचडी करके पेपर पब्लिश चालू करने हैं और आपके पेपर जो है अच्छी पब्लिकेशंस में पब्लिश होते हैं, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेप्यूटेशन है, आपको दुनिया की हर कंट्री बुलाने की कोशिश करेगी। अगर आपने प्योर साइंसेज़ में बहुत अच्छा किया है तो। तो ये भी बहुत अच्छा फ़ील्ड है, कंसिडरिंग कि आपके पास सफिशिएंट टाइम हो अपने करियर को बनाने का। ऑब्वियसली अगर आपके घर पे थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो करियर ऑप्शंस को, तो यू शुड गो फॉर दीज़ 2, एंड आपके बेस्ड ऑन इंटरेस्ट यू कैन गो फॉर दीज़ 2, एंड अदर दैन दैट अभी जानते हैं कि अभी दुनिया में बहुत तेज़ी से चीज़ों का रिवॉल्यूशन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, डेटा के टर्म्स में। ऑब्वियसली नई-नई टेक्नोलॉजी जन्म ले रही है इस वक़्त दुनिया में बहुत ही तेज़ी से, और जिसकी वज़ह से दुनिया बहुत तेज़ ग्रो कर रही है। तो ऑब्वियसली जब ग्रो कर रहे हैं और नई-नई चीज़ें आ रही हैं, तो उन नई-नई चीज़ों को सँभालने के लिए लोग चाहिए, जी और वो लोग सर। नॉर्मल लोग। रेहान सर, उसमें मैं एक बच्चों का क्वेश्चन आया है कि जब मेडिकल फील्ड में बहुत लोग का इंटरेस्ट होता है कि हम एमबीबीएस ही करें, बट हुँ। एमबीबीएस के अलावा भी हम कहाँ जा सकते हैं? ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप केवल एमबीबीएस ही करें, क्योंकि क्या है कि मैं एक रियलिटी चीज़ बता दूँ कि एमबीबीएस की सीट्स हमारे देश में बहुत कम है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के थ्रू होती हैं। अदर दैन दैट प्राइवेट में होती हैं, और वो बहुत महँगी होती हैं, करोड़ों रुपए लग जाते हैं। तो मैं उससे बेहतर ऑप्शन ये मानता हूँ कि हमारी हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर रखा है। अदर दैन एमबीबीएस हमारे पास बीडीएस का ऑप्शन है कि आप डेंटल में जा सकते हो, राइट? हमारे पास बीएएमएस का ऑप्शन है। आप आयुर्वेदिक में जा सकते हो, हमारे पास बीएचएमएस का ऑप्शन है, आप होम्योपैथी में जा सकते हो। इन सब केसेज़ में आप डॉक्टर ही हो, बट डिफरेंट तरीके के डॉक्टर हो, राइट? और बच्चों, उसमें जैसे सर ने बताया, उसमें आप ये देख सकते हैं कि हम लोग दूसरे फील्ड को भी, बायो में अगर आप सब्जेक्ट से हो तो आप टेक्नीशियन का भी एज अ लेबोरेटरी इंचार्ज बन सकते या हो। आप उसमें लैब टेक्नीशियन बन सकते हो। एक्सरे मशीन्स जो होती हैं उसे चलाने यस, के यस। लिए स्टाफ्स होते हैं। नर्सिंग कर सकते हो। तो एमबीबीएस के अलावा एक वर्ड हो गया कि एमबीबीएस, तो हमें वही करना। उसके अलावा भी मेडिकल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं एग्ज़ैक्टली। टू टेक द सब्जेक्ट। आप बायो से ले रहे हैं तो अब ऐसा नहीं है कि अगर मुझे इंटरेस्ट है, जैसे हम लोग देख सकते लैब टेक्नीशियन, आप कहीं भी जाओगे तो लैब टेक्नीशियन की जरूरत होती है। इंडस्ट्रीज में भी होती है, लैब मशीन्स में भी होती है, मेडिकल्स में होती है, दवाई बनाने के लिए होती है। बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट होके आएंगे अगर आप बायो के साथ अगर कैरियर को बढ़ाते हैं तो। साइंस के फील्ड में यही एक प्रॉफिट है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आते हैं। जैसा सर ने बताया कि एक कंपेयर करते हैं बीए को, अगर बीए लेते हैं तो हमारे पास उतने ऑप्शंस नहीं होते हैं, लेकिन अगर साइंस में अगर हम कैरियर बनाते हैं, पढ़ते हैं, 10वीं के बाद 12वीं को साइंस लेके बढ़ते हैं, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी के साथ साथ, कहते हैं ना कि बहुत सारे फ्रूट्स दिखने लगेंगे। अब मुझे उस फ्रूट में से जो पसंद आया मैं खा सकता हूँ। सेम उसी तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज भी निकल के आएंगी जब हम साइंस में अपने करियर्स को बढ़ाते हैं। तो बायो के साथ एमबीबीएस नहीं है, उसके अलावा भी मल्टीपल सारे वर्टिकल्स में आपको मिल सकती है। आप जान सकते, प्रीवियसली सेशन में हमने देखा था, टेक महिंद्रा की मैम आई थी, आपको पता होगा, उन्होंने बताया था कि कैसे आप पैरा मेडिकल्स में जा सकते हो, लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, एक्सरे के लिए जा सकते हो, रिसेप्शनिस्ट पे बैठ सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम लोग उस पर भी आगे चर्चा करते हैं सर। जी सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके। सो उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी इमर्जिंग फील्ड्स हैं। लाइक आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो।
उसमें भी अभी बहुत सारी नई नई तरीके की इंजीनियरिंग बन रही है, लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग है, फार्मास्यूटिकल्स है, एग्रीकल्चर इनोवेशन है। अभी मैं बताऊं, यूएस जैसी कंट्री में, अभी मेरा एक फ्रेंड रिसेंटली उसने यूएस में मास्टर्स ज्वाइन किया है, उसकी ब्रांच है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। बेसिकली ही विल वो ऐसी टेक्नोलॉजीज पे वर्क करेगा जिससे वहां के एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो सके, और बेहतर एग्रीकल्चरल लैंड्स को बेटर कर सके, क्रॉप्स को बेटर कर सके। और मतलब ओवरऑल कंसिडरिंग कि आपके पास हर फील्ड में एक डाइवर्स ऑप्शन होगा, कि आप इसमें अगर आप किसी भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हो एज अ साइंस स्टूडेंट। अदर देन दैट, अभी आप देखो, अभी आप सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब चीजों के बारे में जानते हो। बट ये इन कंपनीज का जो पूरा रेवेन्यू मॉडल है, पूरा का पूरा रेवेन्यू मॉडल, वो डेटा पे बेस करता है, जो डेटा उनके पास अवेलेबल है। तो उस डेटा को मैनेज करने के लिए उनको डेटा एनालिटिक्स लगते हैं, डेटा साइंटिस्ट लगते हैं। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है, और बहुत हाई पे स्केल की जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं ये। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था, एनवायरमेंटल साइंस भी अभी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि हमारे डेवलपमेंट की वजह से हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो उसको बचाने के लिए भी हमें इंजीनियर्स और बहुत सारे साइंस के एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो ओके, तो हमने अभी जान लिया कि क्या क्या करियर्स हमारे पास अवेलेबल है, हमें साइंस क्यों लेना चाहिए, और क्या क्या करियर्स हमारे पास अवेलेबल है। ऑब्वियसली हमें थोड़ा ब्रेन करना होगा ये समझने के लिए कि हमें किस में जाना है। बट अभी हमने बेसिकली मान लीजिए डिसाइड कर लिया कि हमें इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। मान लीजिए किसी ने डिसाइड किया मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, किसी ने डिसाइड किया मुझे एमबीबीएस करना है, या किसी ने डिसाइड किया कि मुझे प्योर साइंसेस पढ़नी है, या इस तरीके की चीजें कोई और डिसाइड किया हमने। तो अभी हमने डिसाइड तो कर लिया, बट ऑब्वियसली सामने वाला आपको रिक्रूट क्यों करेगा? कंसिडरिंग कि आपके पास उस काम को करने की स्किल्स हो। स्किल्स यानी वो योग्यता हो, वो आपके पास वो तकनीक हो, मतलब आपको काम करने आता हो, राइट? तो कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए आपको एज अ, तो सबसे पहली बात है कि आपके अंदर एक टीम के साथ काम करना आना चाहिए आपको, और बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। बेसिकली मैं बताऊं, मैं अभी जिस कंपनी में काम करता हूं, मेरी जो टीम है वो 15 लोगों की टीम है, और वो जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर 400 लोग हैं। 400 लोगों के अंदर एक छोटी सी मेरी टीम 15 लोगों की, और हमारे बीच में भी कम्युनिकेशन कभी कभी गैप में आ जाता है। तो इसीलिए जो जो कम्युनिकेशन जिसका बहुत अच्छा है, समझ रहे हो, कोई कम्युनिकेशन गैप रखना ही नहीं है, चीजें बहुत तुरंत एक दूसरे तक ट्रांसफर होना, उसके लिए हमारी कंपनी लिटरली बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करती है कि कम्युनिकेशन गैप टीम वर्क में ना आए, क्योंकि उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत सारा काम रीवर्क करना पड़ता है। तो एज अ इंजीनियर मैं आपको बता रहा हूं कि टीम वर्क और कम्युनिकेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप किसी भी कंपनी या किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। इवन मान लीजिए आप एज ए एमबीबीएस डॉक्टर हो और आप सर्जरी कर रहे हो, तो आपका एक सेकंड डॉक्टर होता है जो आपके साथ होता है, और आपने कोई इंस्ट्रूमेंट मांगना और उसने किसी और इंस्ट्रूमेंट को दे दिया, तो आप सोच रहे थे वो क्या हो सकता है उस पेशेंट के साथ। तो कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एज अ टीम आप जब काम कर रहे हो, तो आपको अपने टीम वर्क, मतलब टीम के साथ काम करना और कम्युनिकेशन को बेटर और बेटर करना, इस पे काम करना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन बी बिकम अ बेटर वन टू वर्क, राइट? उसके बाद आपके पास क्यूरियोसिटी और इनोवेशन होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि आप कुछ सीख ही नहीं सकते अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, क्योंकि आपको सामने वाले ने कुछ बताया, राइट? तो आपने वो चीज सीख ली, बट आपको उसमें कुछ और क्यूरियस होना चाहिए कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा कैसे होगा, और ऐसा है तो ऐसा कैसे नहीं होगा। अगर ये क्यूरियोसिटी जिस दिन आ गई, उस दिन आप सामने वाले से भी ज्यादा जानना चालू कर दोगे। तो और ऊपर से अभी आपके पास क्या है ना, आपके टाइम पर बहुत ही अच्छी चीज है कि टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर चुकी है, आप कुछ भी किसी भी वक्त गूगल कर सकते हो। तो अगर आपके पास क्यूरियोसिटी होगी तो आप हर वक्त सोचते रहोगे और उस चीज को गूगल करोगे, सीखोगे सीखोगे सीखोगे, एंड आप बेटर बनते जाओगे। और जो सामने कंपनीज हैं उनको भी ऐसा ही इंसान चाहिए ना, जिसके पास नॉलेज ज्यादा हो, जिसके पास स्किल्स ज्यादा हो, जो उनकी कंपनी को और बेटर कर सके, राइट? एंड ऑब्वियसली आपको इनोवेशन के बारे में सोचना पड़ेगा कि अच्छा, 100 साल से लोग इस काम को इस तरीके से कर रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये काम मान लो 1 घंटे में हो रहा है, मैं ऐसा क्या करूं कि ये 10 मिनट में होने लग जाए। और अभी इसमें अगर 20 आदमी लग रहे हैं तो 2 आदमी लगे और 10 मिनट में काम हो जाए। ऐसा क्या टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस लाऊं मैं, ऐसा क्या करूं कि ये चीज और बेटर हो जाए। इनोवेशन का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नया कर दो, नहीं, नया होना चाहिए बट इन बेटरमेंट वे।
कि उससे सामने वाले को फायदा हो, समझ रहे हैं आप। उसके अलावा ऑब्वियसली टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। आप अगर एमबीबीएस डॉक्टर हो तो आपके पास मेडिकल स्किल्स होनी चाहिए, आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। आप जो स्किल्स उनके पास होती हैं स्टैपुला यूज करने की, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने की, वो स्किल्स होनी चाहिए। आप इंजीनियर हो, मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो आपके पास अलग अलग तरीके की जो मैकेनिकल इंजीनियर की स्किल्स हैं, लाइक आपको मशीन्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर आने चाहिए, आपको स्ट्रेंथ और मटेरियल का नॉलेज होना चाहिए। इस तरीके की जो भी जो भी टेक्निकल स्किल्स हैं उस रिलेटेड करियर ऑप्शन से वो आपको आनी चाहिए। उसके अलावा एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। आप हर चीज को मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि मान लीजिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, मैं बेसिकली ऐसे ही करता हूँ कि मान लीजिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, तो मैं सोचता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है, एज ए इंजीनियर मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रॉब्लम है वो वो प्रॉब्लम किन किन फैक्टर्स की वजह से है। मान लीजिए किसी कोई प्रॉब्लम 4 फैक्टर्स की वजह से है, फिर मैं सोचता हूं अब इन 4 फैक्टर में मेरे कंट्रोल में क्या है। मान लीजिए मैंने कहा 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो मेरे कंट्रोल में है, तो फिर मैं अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से, यही क्रिटिकल थिंकिंग है कि आपने सोचा कि ये फैक्टर मेरे कंट्रोल में है तो मैं इसको कम कर दूंगा तो ये बेटर हो जाएगा। इसी तरीके से अब आप करियर ऑप्शन बना रहे हो तो उसमें भी आपको क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। आप सोच रहे हो मैंने साइंस तो ले लिया, बट अब मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, तो आप सोचो दिमाग में कि मेरे फैमिली की कंडीशन ऐसी है कि मैं 5 साल और पढ़ पाऊंगा 12th के बाद। ठीक है, तो एक फैक्टर है ये आपकी लाइफ में, राइट। इस फैक्टर को आप कंसिडर करना है। फाइनेंशियल जो है ना आपका, वो एक फैक्टर है। अब कोई बहुत अमीर है, वो 20 साल पढ़ सकता है, ठीक है, तो वो और उसका इंटरेस्ट है प्योर साइंसेज में, तो वो कंसिडरिंग उसका फैक्टर, वो मूव ऑन कर सकता है, वो पीएचडी वगैरह करके बेहतरीन पेपर पब्लिश करके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है। बट आपको कंसिडर करना है कि आपके फैक्टर्स क्या हैं। इस तरीके की एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको इस तरीके की थिंकिंग और इस तरीके की अप्रोच रखनी होगी, और ऑब्वियसली डिटेल्स को अटेंशन देना पड़ेगा। अ, अगर आप देखिए नॉर्मल आदमी ज्यादा सब 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 इंसान सेम तरीके से सोचते हैं, बट उनमें सबसे बेस्ट वो है जो डिटेलिंग को भी ध्यान देता है, उसका ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है, राइट। तो ऑब्वियसली अटेंशन टू डिटेल इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप कंसिडर कर रहे हो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को। एंड मेडिकल में तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेल्स को कंसीडर करना, क्योंकि पार्ट्स इतने स्मॉल हैं, आपको कंसीडर करना है कि आई कैन गो फॉर ऑपरेट और नॉट ऑपरेट। उनको भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस बनाने होते हैं बिफोर सर्जरी कि हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी फैक्टर्स होते हैं कि भाई लाइफ का चांस कितना है, बहुत सारी चीजें है ना, राइट। तो डिटेल्स पे ध्यान होना चाहिए। ओके, अभी हमने क्या कर लिया, हमने कहा कि भाई मैं साइंस लूंगा, फिर हमने करियर डिसाइड कर लिया कि भाई मैं इंजीनियरिंग या किस में जाऊंगा। उसके बाद अब बेस्ड ऑन करियर हमने वो स्किल्स एक्वायर कर ली कि भाई मुझे ये स्किल चाहिए, मैंने ये स्किल सीख ली है, अब मैं रेडी हूं। अभी स्टेप्स टू परस्यू अ करियर इन साइंस, तो अब बहुत सारे, अभी आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा मान लीजिए, तो उसके हिसाब से राइट सब्जेक्ट चूज करना है। मैथमेटिक्स लेनी पड़ेगी, राइट। फिजिक्स और केमिस्ट्री जनरली 11th 12th में कंपलसरी होती है फॉर बोथ मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग की जिसको करना है उसको भी। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में आपके पास ऑप्शन आता है। अब अगर आपको मेडिकल साइंसेज में जाना है तो आप बायोलॉजी लोगे, अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो आप मैथमेटिक्स लोगे। आपको मान लो प्योर साइंसेज पढ़ना है फिजिक्स में, लेट्स से अ केस फिजिक्स, तो अगर प्योर साइंस आपको लगता है फिजिक्स मेरी बहुत अच्छी है, मुझे प्योर साइंसेज में जाना है, फिजिक्स पढ़ना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैथमेटिक्स लो। उसका रीजन ये है, जैसे हर इंसान की एक लैंग्वेज होती है, तो फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है। फिजिक्स का फिजिक्स एक थ्योरी हो गई, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए मैथमेटिक्स लगती है। और मान लीजिए किसी को केमिस्ट्री करनी है प्योर साइंसेस में, तो वो बायोलॉजी या मैथमेटिक्स दोनों में से कुछ भी ले सकता है, बोथ विल वर्क। बट फॉर फिजिक्स प्योर साइंसेस में अगर फिजिक्स में जाना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप मैथमेटिक्स लो। अगर किसी ने सोचा कि भाई मुझे कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करनी है, तो अभी मैं उसके लिए सजेस्ट करूंगा कि अभी बहुत सारे स्कूल्स में 6 क्लास से ही कंप्यूटर साइंस आ जाती है, तो 6 से तो आप कंप्यूटर साइंस अच्छे से पढ़ो। 9th में आपके पास बहुत सारे स्कूल्स में ऑप्शन आता है कि हिंदी, उर्दू और बहुत सारे में हिंदी भी कंपलसरी होता है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें उर्दू और कंप्यूटर साइंस और आपका पी फिजिकल एजुकेशन वगैरह आ जाता है, तो उसमें आप जानबूझकर कंप्यूटर साइंस लो, क्योंकि अगर कंप्यूटर साइंस आपका शुरू से तेज रहेगा ना, तो आपको, आप जब बीटेक में घुसोगे या बीई करोगे कंप्यूटर साइंस में, तो आपको बहुत आसानी होगी क्योंकि आपका बेसिक बहुत क्लियर होगा कंप्यूटर साइंस का।
और बेसिकली 4 साल आपको बीटेक के पूरे कंप्यूटर साइंस ही पढ़नी है, तो बहुत आसानी हो जाएगी उस केस में। अगर आप सोचो, इवन आपको अगर लग रहा है कि मुझे डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस में जाना है, इवन इन दैट केस कंप्यूटर साइंस बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि पूरा डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स का जो फील्ड है वो पूरा कंप्यूटर साइंस बेस्ड है। एंड ऑब्वियसली मैं आपको एक चीज बता दूं, इंजीनियरिंग और जो भी है, अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है, मतलब अगर आपको अच्छा करना है करियर में, तो उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंडिया में खासकर कि आपका कॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑब्वियसली थोड़े खराब कॉलेज के बच्चे भी अच्छा करते हैं, बट रिलेटिवली जो, मैं अगर बोलूं एक अच्छा कॉलेज है तो उसके 100 में से 80 बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, और एक खराब कॉलेज है उसके 100 में से 10 ही अच्छा करते हैं। तो ट्राई टू बी इन दैट 80, राइट? तो आप, अच्छा कॉलेज एक अच्छे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो, मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा अच्छे इंजीनियर हो आप, बट आपका कॉलेज खराब है, कॉलेज में कंपनी ही नहीं आती, तो आपका जो अच्छा इंजीनियरिंग का स्किल्स है और आपकी जो पर्सनालिटी है, वो तो सामने वाली कंपनी देख ही नहीं पाई। और आप थोड़े मीडियोकर हो, ठीक ठाक इंजीनियर हो, बट आप आईआईटी में हो, आईआईटी में भर के कंपनी आ रही है, कंपनीज को वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि स्टूडेंट खत्म हो गया है, समझ रहे हो? तो आपको तो वो वैसे उठा लेंगे। तो मैं हमेशा कहूंगा कि इंडिया के अंदर अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मैटर ज्यादा करता है रादर देन आप अच्छे इंजीनियर हो या नहीं। तो उस अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हमारे इंडिया के अंदर क्या तरीका है? अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज का सिंपल तरीका है कि आफ्टर 12th आपको एक एंट्रेंस देना पड़ेगा। अब वो आइदर एमबीबीएस के लिए आपको नीट देना पड़ता है, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, कोई भी आप मेडिकल साइंस का कोर्स करते हो उसके लिए नीट ही एप्लीकेबल होता है। और नीट में अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आप एमबीबीएस में जाते हो, थोड़ी कम रैंक हुई बीडीएस में गए, थोड़ी कम रैंक हुई बीएमएस में गए, अपॉर्चुनिटीज सब में अच्छी अच्छी हैं। और ट्राई टू टेक द बेस्ट कॉलेज दैट इज अवेलेबल फॉर यू। तो अगर आप अच्छे कॉलेज में जाना है तो आपको 12th तक बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इंट्रेंस, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ एमबीबीएस जो नीट का एग्जाम है, अराउंड 25 lakhs लोग बैठ रहे हैं और सीट है केवल 20,000। तो आप समझ रहे होते हो किस लेवल का कंपटीशन, फॉर एमबीबीएस द सीट इज 20,000। तो लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से आईआईटी का एग्जाम है, उसमें 15 लाख लोग बैठ रहे हैं हर साल, और सीट है केवल 15,000 आईआईटी के अंदर। फिर थोड़े कॉलेजेस खराब होते चले जाएंगे विद रैंक। तो ऑब्वियसली, तो आपको 12th तक पढ़ाई बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। इवन दो वो पढ़ाई इंजीनियरिंग की नहीं है, वो पढ़ाई एमबीबीएस की नहीं है, जनरल साइंसेज की पढ़ाई है, बट उसके बेसिस पे आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो अच्छे कॉलेज के लिए आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि अच्छा इंजीनियर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ बेटर करियर इन इंडिया। हाँ, अभी रिसर्च करियर ऑप्शंस। हाँ, अभी मान लीजिए किसी बंदे का प्योर साइंसेस और इवन इन इंजीनियरिंग, आपने इंजीनियरिंग करी फिर आपको लगा नहीं यार मुझे तो रिसर्च में जाना है, मुझे बड़ी रिसर्च करनी है, मैं छोटा मोटा काम नहीं करूंगा, ऐसा आपने सोचा, मुझे इसरो वगैरह में जाना है, रिसर्च करनी है। तो उसके लिए भी आप थोड़ा एक्सप्लोर करिए, अलग अलग तरीके के फील्ड्स हैं। आप जनरल साइंसेज में तो पहले घुस गए, आप मान लीजिए फिजिक्स आपने करी और फिजिक्स में आपने और रिसर्च करी, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जो बहुत सालों से सॉल्व नहीं हो रही थी। ठीक है, इस तरीके से आप रिसर्च के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप पेपर पब्लिश कर रहे हो और किसी को आपका पेपर बहुत अच्छा लगा और उसने अपनी टेक्नोलॉजी में उसका इस्तेमाल किया, आपको उसके लिए बहुत पैसे मिल सकते हैं। मतलब नेक्स्ट लेवल की चीज है अगर आपका रिसर्च बहुत अच्छा रहा तो। उसके अलावा आपने 12th तक बहुत अच्छी पढ़ाई करी, आपने करियर ऑप्शन रिसर्च किया कि मुझे यार मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, वो आपने देखा। उसके बाद आप कॉलेज में चले गए मान लीजिए। अब कॉलेज में जाने के बाद अब आपकी लड़ाई प्लेसमेंट के दौरान कॉलेज के बच्चों से है कि मुझे, जो मतलब मान लो मेरे कॉलेज में 10 कंपनियां आती हैं, उसमें एक बेस्ट कंपनी है, मान लो गूगल आती है मेरी कंपनी, मेरे कॉलेज में गूगल आती है, मुझे गूगल में जाना है, ऐसा मेरा है। तो ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट वही सोच रहे हैं कि मुझे गूगल में जाना है। तो हमारे बीच में कंपटीशन है कि भाई गूगल में जाना है, गूगल में जाना है। अभी सब बच्चों ने सेम सेम पढ़ाई करी बीटेक का, तो और सबके नॉर्मल मार्क्स आ गए, तो गूगल किस बेसिस पे आपको सेलेक्ट करेगी? क्या होता है कि कॉलेज के दौरान जो छुट्टियां होती हैं 2 महीने की गर्मी की, सेमेस्टर के बाद, उसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं इंटर्नशिप करने की। मान लीजिए एक बच्चा है जिसने 4 साल कॉलेज की सिंपल डिग्री हासिल करी, ठीक है, और दूसरा बच्चा है उसने 4 साल की डिग्री तो हासिल करी, उसके अलावा बीच में उसने 2 महीने की एक इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप एक तरीके की, मतलब क्या होता है कंपनीज ऑफर करती हैं स्टूडेंट को एज अ वर्क करने के लिए 2 महीने के लिए। तो एक बंदे ने गूगल में ही 2 महीने की इंटर्नशिप कर रखी है। अब गूगल आपके यहाँ कॉलेज में आई, उसने देखा ये बच्चा है इसने 4 साल की डिग्री करी है,
और एक दूसरा बच्चा है, उसने 4 साल की डिग्री करी है बट साथ में 2 महीने की एक इंटर्नशिप है उसकी गूगल में, तो किसको सेलेक्ट करेगी? ऑब्वियसली उस बच्चे को जिसने ट्रेनिंग कर रखी है। तो इस इंटर्नशिप से आपके चांसेस हाई हुए टू गेट इनटू अ बेटर कंपनी, राइट? उसके अलावा आप सेल्फ प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। अभी जैसे मैं अपने कॉलेज में था, एएमयू में, तो वहां क्या था, मेरे साथ के जितने बच्चे थे, इवन मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए। जैसे मैंने अपने पूरे 4 साल एक फॉर्मूला स्टाइल रेस कार पे काम किया, जिसमें हमने पूरी एक कार डिजाइन करी, मैन्युफैक्चर किया और उसे कंपटीशन में ले जाके दौड़ाया। तो ऑब्वियसली मेरे रेज्यूम, जब मैं बैठा प्लेसमेंट के लिए, मेरे रेज्यूमे में सबसे ऊपर वही दिखा। इवन मेरा पूरा इंटरव्यू उस प्रोजेक्ट के ऊपर ही था कि अच्छा तुमने ये गाड़ी पे काम किया, इसकी डिजाइनिंग करी, क्या क्या फैक्टर कंसीडर किए, अच्छा तुम इस तरीके से इसको बेटर नहीं कर सकते थे, अच्छा तुमने ये क्यों किया? इस तरीके के सवाल। और उसमें क्या होता है कि आपने वो काम 4 साल किया है, तो आप हर सवाल का जवाब देने के लिए रेडी होते हो और बॉल आपके कोर्ट में है ऑलरेडी। तो इस तरीके से इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेदर देन जो हमारे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स आज की डेट में कॉलेजेस के अंदर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है वो क्वाइट डिफरेंट है रेदर देन जो हमारी पढ़ाई की जा रही है। इंडस्ट्री में आपको काम करवाएंगे वो लोग, तो काम आपको आना चाहिए। बेसिक ठीक है, एजुकेशनल बेसिक्स ठीक है, बट आपको प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके अलावा अभी अभी क्या है, आपने बीटेक कर लिया या आपने एमबीबीएस कर लिया, तो आज की डेट में जनरली क्या हो रहा है, लोग एमबीबीएस में आप जनरल डॉक्टर बन जाओगे, आप जनरल फिजिशियन बन जाओगे। ठीक है। बट अगर आपको सर्जरी करनी है, मान लो आपको एक हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, तो वो एज एमबीबीएस डॉक्टर आप नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा हार्ट के फील्ड में। रेडियोलॉजिस्ट बनना है, तो उसके लिए आपको स्पेशलाइज, उसके लिए एमडी करते हैं वो लोग। इसी तरीके से आप बीटेक कर रहे हो, आप जनरल आपने इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन आपको मन कर रहा है कि नहीं यार मुझे डिजाइन फील्ड में बहुत अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको मास्टर्स करना पड़ेगा डिजाइन फील्ड में ही। इसी तरीके से आपको फील हो रहा है कि नहीं यार, एक कंपनी है, उसकी एक आर&डी डिवीजन है, मतलब रिसर्च डिवीजन है, उसके अंदर मुझे काम करना है, लेकिन वो एज अ बीटेक आपको वो जॉब नहीं देंगे। वहां पे आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ेगा, लाइक आइदर मास्टर्स और पीएचडी, इवन पीएचडी, टू गेट इनटू दोस आर&डी डिवीजन्स, राइट? अभी क्या है, हमने करियर ऑप्शन चूज कर लिए, हमने स्किल्स एक्वायर कर लिए, हमने स्टेप्स भी देख लिए कि क्या क्या करना चाहिए टू गेट अ करियर इन साइंस, राइट? बट अभी ये इतना आसान नहीं होने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आसान होता तो सब कर लेते, राइट? तो अभी मैंने जैसे बताया कि आपको पढ़ाई 12th तक बहुत अच्छी करनी है ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर सको। आपको मेडिकल में जाना है, नीट क्लियर करना पड़ेगा। आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको जेई क्लियर करना पड़ेगा। और उसमें आता है 12th तक का, 11th और 12th का साइंस। मतलब जेई का जो एग्जाम होता है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आती है, वो भी 11th 12th की। ऑब्वियसली थोड़ा लेवल हाई होता है। और जो नीट का एग्जाम होता है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। सिंपल एज दैट। लेकिन आपको स्टडी बहुत हार्ड करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। इन मेडिकल इट इज 25 lakhs में 20,000 बच्चों को एमबीबीएस मिल रहा है। और आईआईटीज के लिए आपको 15,000 बच्चों में होना पड़ेगा उन 15 लाख लोगों में। तो बहुत डिफिकल्ट कंपटीशन है। तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड मैं ऐसा फील करता हूँ और आपको ये सजेशन भी होगा मेरी तरफ से कि आप 11 से ही, अदर देन योर स्कूल, स्कूल के अलावा आप कॉम्पिटिटिव जो तैयारी कराते हैं, बहुत आसान है, ऐसा कुछ आज की डेट में तो मुश्किल नहीं है। यूट्यूब पे चीजें पड़ी हुई हैं। जो आपका 11th 12th का बेसिक लेवल है ना, वो तो ठीक है, वो स्कूल में पढ़ाया जाता है। बट उसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पे जाएं और जो कॉम्पिटिटिव पढ़ाई हो रही है, जो, क्योंकि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस जेई में होता है वो 11th 12th का सिलेबस जरूर होता है, बट जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो हायर है। तो उसके लिए आपको थोड़ा उस लेवल की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और हाँ, मैं आपको एक चीज शेयर करूं। क्या है कि अ, आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इवॉल्व कर रही है। आज ये है तो कल कुछ और है। तो अगर आपको इस कंपटीशन में बने रहना है, अपने करियर में एक्सेल करना है, तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ मूव करना पड़ेगा। अभी मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव चीज बताते हैं, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक कोर ब्रांच है जिसमें उतना जल्दी डेवलपमेंट नहीं आता है आईटी की तरह, कंप्यूटर साइंस की तरह। बट स्टिल मैं फील करता हूँ कि अभी मैं अपने सीनियर से पूछूं ना, तो उनके डिजाइन करने का तरीका अलग है। और मैं जिस तरीके से चीजें डिजाइन करता हूँ, जिस तरीके से मॉडल करता हूँ, जिस तरीके से उनके एनालाइज करता हूँ, वो तरीका अलग है, क्योंकि हमारे बीच में टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस है। उन्होंने अपने आप को विद टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं किया।
तो ये चीज लाइफ में करनी पड़ेगी आज की डेट में कि आप टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहो। टेक्नोलॉजी आ रही है, आप सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ। वो नॉन स्टॉप चलता रहेगा, तभी आप एक बेस्ट रूट पकड़ के चलते रहोगे। आप रुके तो आप पीछे छूट जाओगे, सिंपल एज दैट। ओके, तो बेसिकली जोड़ जाड़ के बात ये है कि साइंस में करियर बनाना पड़ेगा। वो बेस्ट तरीका, देखो भाई, जितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें बेस्ट ऑप्शन है साइंस, सिंपल एज दैट। उसके बाद बेस्ड ऑन तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम एमबीबीएस मेडिकल साइंसेस में जाओ, आइदर इंजीनियरिंग में जाओ या प्योर साइंसेस में जाओ या कुछ अलग करो। ठीक है। अभी वो तुमने डिसाइड करने के बाद तुम्हें कंटिन्यूअसली समझना पड़ेगा कि मैं उसको अचीव कैसे कर, आपने गोल बना लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, बट अचीव करने का हमने तरीका भी शेयर किया। उस तरीके से आप उस इंजीनियरिंग में भी आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा फील्ड में जाना है। तो उसमें आप घुसो और उसके बाद कंटिन्यूअसली लर्न करो और ग्रो करो। ये एक कंटिन्यूअस पाथ है टिल यू अचीव योर गोल। इवन आप आफ्टर आप जॉब भी पा जाओगे, उसके बाद भी आपको सीखते रहना है, सीखते रहना है इन ऑर्डर टू ग्रो एंड ग्रो। लाइफ यही है, सिंपल एज दैट। तो मैं ऐसा फील करता, होप करता हूँ कि मैंने अपनी बात पहुंचा दी हो, और फील करता हूँ कि आप लोग साइंस को कंसीडर करोगे फॉर योर करियर ऑप्शन। मैं लिटरली पर्सनल बेसिस पे कह रहा हूँ कि साइंस इज द बेस्ट करियर ऑप्शन दैट इज अवेलेबल टू यू, सिंपल एज दैट। इसके साथ मैं ओके। end करता ओके रेहान सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा लाइक बच्चों को बताया कि साइंस की तरफ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। जैसे सर ने बताया, बच्चों आप लोग में से बहुत सारे के मन में ख्याल आया होगा कि मुझे वेब डिज़ाइन भी करना है, मुझे बीसीए भी करना है, मुझे एमबीए भी करना है। तो सर ने एक ऑप्शन बताया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप दूसरे सेक्टर में नहीं जा सकते। एमबीबीएस में भी ऑप्शंस है, एमबीए में भी ऑप्शंस है, बीसीए में भी ऑप्शंस है, बट ये सारे सब रिलेटेड टू हमारे साइंस स्ट्रीम्स हैं जो आपको अपॉर्चुनिटीज देती है। तो सर ने बहुत अच्छी बात कही कि एक पैशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ खुद को बूस्टअप करना होगा। रिनोवेट करते हैं जैसे अपने घर को, आज हमारा फर्नीचर दूसरा हो गया, नया ट्रेडिशन आया तो हम दूसरी तरह से कर ली, सेम उसी तरह खुद में वो कैपेबिलिटी बिल्डअप करनी होगी कि हम लोग आज अगर बीए की तरफ भाग रहे हैं तो क्या जिंदगी भर बीए ही करेंगे, उसमें कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है या नहीं। अगर हम थोड़ा सा डाइवर्स करते हैं अपने माइंड को और थोड़ा सा सोचते हैं कि नहीं अभी कुछ और कर सकते, जैसे जैसे कंप्यूटर्स अपग्रेड होते गए, अभी देखो एआई का समय आ गया, अब हम बात करते हैं एआई के ऊपर। मैक्सिमम काम अगर बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियर्स का तो एआई करके देती है। अगर आप देखेंगे कि इंजीनियर्स भी सपोर्ट लेते एआई का ही टू प्रोग्रामिंग, टू डिजाइन द एनीथिंग। तो एआई में भी लाइफ हो गया, बट ये चीज पहले नहीं थी, एआई अभी आया और ये ऐसा आया कि पूरा तहलका मचा के रख दिया मार्केट में कि आज हर काम अगर हम भी काम करें, लाइक टू प्रिपेयर एनीथिंग वी हेल्प टेक द यूज ऑफ एआई। तो एआई का भी जमाना आ गया आने वाले टाइम में, क्योंकि ये पार्ट है साइंस का। अगर हम अपग्रेड कर लिए तो एआई में कोई इशू नहीं है, बट बीए में हम अपग्रेड नहीं कर सकते हैं खुद को। वो हम एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए ही जा सकते हैं, बट टू एक्सप्लोर अपने आप लाइफ को एक्सप्लोर करना है, कुछ नया करना है, कुछ इंटरेस्टिंग करना है, तो डेफिनेटली हमें कुछ ऐसा कोर्स चुनना होगा जिसमें हमें इंटरेस्ट होगा। ये नहीं कि हमारे पेरेंट्स को इंटरेस्ट होगा, हमारी फैमिली को इंटरेस्ट होगा। फैमिली को सजेशंस होते हैं अपने हिसाब से, जो वो करके आए हैं, जो अपने सोसाइटी में देखे हैं कि मैक्सिमम लोग टीचर बन रहे हैं। लाइक आप जानते होंगे हमारे गांव में मैक्सिमम लोग टीचर बनते हैं, आर्मी में जाते हैं, क्योंकि वो देख के ही आगे बढ़े कि अरे उसका बेटा टीचर बन गया है तो मेरा बेटा या बेटी भी टीचर बनेगी। क्या आपको लगता है मैं कैपेबल हूँ टीचर बनने के लिए? नहीं, मैं कैपेबल हूँ, मुझे इंटरेस्ट था कंप्यूटर पे कोडिंग करना, मुझे इंटरेस्ट था मशीन के साथ खेलना, मुझे इंटरेस्ट था मार्केटिंग करना, मुझे इंटरेस्ट था सोशल सेक्टर में काम करना, मुझे इंटरेस्ट था कोई फूडिंग में काम करना, एग्रीकल्चर में काम करना, लॉजिस्टिक में काम करना। मेरा इंटरेस्ट ही अलग था शुरू से। कोई इसी को इंटरेस्ट होता है फैशन डिजाइनिंग भी। तो हम लोग वो सोच के रखे, क्योंकि हमें इसमें इंटरेस्ट के साथ साथ हमारा इसमें बोलते हैं ना कि हमारे अंदर वो बिल्डअप होता है, तो यूनिकनेस होता है टू डू द थिंग्स। कोई जो फैशन डिजाइनिंग करता है वो आप देखोगे लाइक इन द 10th एंड 12th, उसका बॉडी स्ट्रक्चर्स, उसका पहनावा कपड़े का, उसका बात करने का ढंग बदल जाता है, बिकॉज ऑफ दैट कि उसके अंदर वो अंदर बिल्डअप होता है टू गो देयर फ्यूचर इन द फैशन डिजाइनिंग। बट हम बीए कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे इंटरेस्ट दूसरे सेक्टर में है, डेफिनेटली हम लोग उस सेक्टर को चूज करें।
अपने कैरियर को बताएं। और अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं। हम लोग कंपेयर टू टेक द एडमिशन इन बीए, मैं सजेस्ट करता हूँ, सर सजेस्ट करते हैं कि इससे अच्छा अगर आप साइंस के साथ पढ़ के आगे बढ़े हैं तो साइंस के कोर्स के साथ ही ग्रेजुएशन करें। जैसे सर ने बताया कि इम्पोर्टेंट होता है कॉलेज सिलेक्शन, डेफिनेटली वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे में वो पोटेंशियल होनी चाहिए कि हम एक सीट तो अपने लिए बचा सकते हैं। हम 10,000 की बात नहीं करते। अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज साइंस से बेनिफिट, एमबीए करना है, बीसीए करना है, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज जॉब प्लेसमेंट देती है, हम उस कॉलेज के लिए कंपटीशंस फाइट करें और टेक द एडमिशन। हमें 100 लोगों से मतलब नहीं है, हमें एक से मतलब है, हम खुद के लिए क्या कर सकते हैं। तो आज का जो मोटो था हमारा, जो आई ड्रीम करियर आपके लिए हमेशा 1 साल से बात कर रहा है कि अपने कैरियर में कैसे ग्रोथ करें, rather देन टू ड्रॉप आउट का डिसीजन जो हम लोग लेते हैं कि ड्रॉप आउट कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर तैयारी करेंगे। तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट ईयर तैयारी करने के बाद वो हो जाएगा? उस समय आज आप 500 स्टूडेंट के साथ कंपटीशन में बैठे थे, और कल आप 5,000 के साथ बैठेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बहुत लोग वेट भी किए होंगे और नए सेशंस के साथ बहुत लोग जुड़े भी होंगे। तो कंपटीशन वहां भी टफ हो जाता है। तो हमारा सेशन हमेशा यही आपके लिए बताया है कि आप अपने कैरियर में ग्रोथ करें, कहीं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें, एजुकेशंस को कंटिन्यू करें, बिकॉज एजुकेशंस हमेशा आपका सपोर्ट करेगा रादर टू टेक द टू मेक योर करियर इन द हायर एजुकेशन फील्ड। आपकी फैमिली को सपोर्ट करेगा। अगर हम ड्रॉप आउट लेते हैं या गैप ईयर लेते हैं या नहीं पढ़ते हैं या हम सोचते हैं कि गांव में ही कुछ कर लेंगे, तो हम अपने लाइफ के साथ, अपने स्किल्स के साथ कंप्रोमाइज करते हैं और हम अपने ग्रोथ को वहीं पे रोक देते हैं। सो बेटर है कि हम कुछ नया करें, कुछ नया सीखें। जैसे सर ने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इन द साइंस स्ट्रीम, बायो के फैक्टर्स हैं, इंजीनियरिंग के फैक्टर्स हैं, मेडिकल्स के फील्ड के फैक्टर हैं, एग्रीकल्चर्स के हैं। तो मल्टीपल्स अपॉर्चुनिटीज है। बट क्या फैक्टर है निकल के आया? साइंस। एक वर्ड बीच में आया, STEM, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, एक वर्ड निकल के आया। लेकिन यहाँ पे कहीं भी आपको बीए निकल के आया, कहीं भी आपको बीएससी निकल के आया, कहीं भी आपको कुछ दूसरा रिलेटेड टू वोकेशनल निकल के आया? नहीं। क्योंकि वो करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शंस आएंगे ही नहीं, क्योंकि वहां पे आप एलिजिबल ही नहीं हो कि आप बैठ सकते हो एग्जाम देने के लिए, क्योंकि आप तो वहां पे रुक गए जहाँ पे हमें हिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री पढ़ना था, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना था। वो गलत नहीं है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट साइंस की तरफ है तो डेफिनेटली अपने कैरियर को साइंस की तरफ बढ़ाएं। और कहीं भी आपको डाउट होता है तो आपके पास हमारे काउंसलर का नंबर है, और हमारे काउंसलर आप तक पहुंच रहे हैं डेली स्कूल्स में। आप उनसे पूछ सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कॉलेज बेस्ट है, अपने डिस्ट्रिक्ट में कौन से कॉलेज से हम एडमिशन लें जहां हम लोग अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग 5 डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। हर सेशन में हम लोग बताया वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ और लखनऊ। तो आपके पास हमारे काउंसलर का नंबर है, काउंसलर आप तक पहुंचते हैं। डेफिनेटली आप उनसे बात करें, पूछें और समझे कि आपके अंदर कौन सी ऐसी यूनिकनेस चीज है जिसके थ्रू आप अपने करियर को बना सकते हैं। तो मैं रेहान सर का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो आई ड्रीम करियर की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम जी। निकाला। और बच्चों, जैसे कहते हैं ना कि समय इंपॉर्टेंट होता है हर चीज के लिए, तो ये सेशन का भी समय इंपॉर्टेंट था। हम लोग समय के साथ जुड़े रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले टाइम में नेक्स्ट सैटरडे हम लोग आपके लिए फिर से कुछ नया लेके आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट्स बात करेंगे। और हाँ बच्चों, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका रिजल्ट 12वीं का अभी निकल के आया है, और अगर वो चाहते हैं कि एडमिशन लेना चाहते हैं अभी भी, और अभी भी आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन से कॉलेज में ले, कहाँ ले, तो हमारे काउंसलर से आप कनेक्ट करें। अपने डिस्ट्रिक्ट के काउंसलर हमारे स्कूल्स में आते हैं, आप पूछें कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मार्क्स बेसिस पे वो आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में अभी भी कॉलेज में ओपनिंग स्टार्ट है, क्लोज नहीं हुई है, टू टेक द एडमिशन इन द हायर एजुकेशन। तो ठीक है रिहान सर, अब हम लोग इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू थैंक यू। ऑल स्टूडेंट टू ज्वाइन दिस यूट्यूब सेशन। आई ड्रीम करियर फिर से आपके लिए नेक्स्ट सेशंस में कुछ नया लेके आएगा।